मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी बता दिया गया था कि जो आज की क्लास है वो एक स्पेशल क्लास होने वाली है। ठीक है, वो स्पेशल क्लास क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम्स काफी नजदीक है, तो उस एग्जाम्स की तैयारियां अब आपको कैसे करनी है, उन सभी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसका पैटर्न क्या होगा? कुछ पॉइंटर्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, कुछ पॉइंट्स जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। अब उनके भी बीच में यदि आपका कोई भी डाउट होता है तो मैं आपको मौका भी दूंगा वैसे पूछने का। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो और कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हो, जो भी आपका बीच में डाउट आता है। अच्छा, गौरव सर और हेमंत सर कुछ नहीं बोल रहे? गौरव सर और हेमंत सर आप बोल दीजिए सर। हेलो हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, गौरव सर ने शायद अभी अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, लोकेश सर भी, लोकेश सर आप भी बोल दीजिए। हेलो एवरीवन, हेलो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास एक ही घंटा है, तो थोड़ा सा हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं कि एग्जाम्स के बारे में ज्यादा से बातें करें। अभी भी हाँ, फिर ये भी स्पेशल क्लास है ना। एक क्लास नलवा स्कूल में ऑलरेडी हो चुकी है, हम लगभग उसी पैटर्न में जाएंगे कि थोड़ी सी फन क्लास रहेगी। है इतना सीरियस कुछ नहीं होगा, बट फिर भी हम वो समझेंगे कि एग्जाम्स के लिए कैसे तैयारियां करें आप। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो एग्जाम से पहले का जो समय है हम उसको कैसे यूटिलाइज करें, उसको हम कैसे उपयोग करें। अब देखिए, यहां दो तरह की चीजें आती है, यानी कि दो तरह के बच्चे हैं। एक ये जिन्होंने की पूरी साल अच्छी तरह से तैयारी की है, तो उनको क्या करना है, और दूसरे वो जिन्होंने शायद जिनकी तैयारी इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाई थी, तो वो क्या करेंगे। मैं दोनों के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले जिन्होंने पूरी साल अच्छी तरह से सारे चैप्टर्स पढ़े हैं वो कैसे करेंगे। देखिए, जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है और टाइम टाइम से रिवीजन भी करते आए हैं, तो उनके लिए तो ज्यादा समस्या वैसे भी नहीं है। उनको क्या करना है, अभी आपके एग्जाम्स लगभग 10 मार्च के लगभग स्टार्ट होने वाले हैं। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी तक कोई डेट नहीं आई है। इसका मतलब 10 मार्च के लगभग होगी, हो सकता है उससे भी बाद में हो जाए। ठीक है, तो अभी आपके पास मोटे मोटे 18 दिन, या सॉरी 12 दिन इस मंथ में है और 10 दिन अगले मंथ में, तो 12 और 10 22 दिन हो गए। आप राउंड फिगर में मान लो कि आपके पास 20 दिन है। 20 दिन है और आपके पास चैप्टर है 13। इसका मतलब क्या है कि यदि आप 1.5 दिन में एक चैप्टर रिवाइज कर पाओगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और 1.5 दिन में एक चैप्टर को रिवाइज करना काफी आसान होता है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है। अब आते हैं दूसरे तरह के बच्चों पर। अब दूसरे तरह के, हाफ सिलेबस आ रहा है क्या? सॉरी, इसका मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है। एक मंथ है, हाँ। हाफ सिलेबस आ रहा है कि ये सभी को कंफर्म है? यस यस। कोई जल्दी से चैप्टर नंबर लिख सकता है कमेंट में? एक सिंगल कमेंट में, सिंगल कमेंट में सारे चैप्टर नंबर, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। ये यूनिट टेस्ट की बात कर रहे हो, फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, यूनिट टेस्ट के लिए नहीं। देखिए, मैंने अभी बताया ना, हम फाइनल एग्जाम्स के लिए बात कर रहे हैं। यूनिट टेस्ट में तो हाँ 2 या 3 चैप्टर्स ही आते हैं। मैं फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। फाइनल एग्जाम में मोस्टली पूरा सिलेबस ही आता है। ठीक है, तो मैं फाइनल एग्जाम्स के उससे बात कर रहा हूँ। मैंने हाँ स्टार्टिंग में भी बोला ना, यूनिट टेस्ट में तो क्या 2 या 3 चैप्टर्स आते हैं ना, वो तो आप आसानी से कर लोगे क्योंकि उसमें इतना टेंशन नहीं होती। प्रॉब्लम वहां आती है जब पूरा का पूरा सिलेबस एक सिंगल एग्जाम में आता है, तो उसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, लगभग 6 चैप्टर है, फाइनल में सभी आते हैं। अच्छा हाँ, वही ना, फाइनल में तो सभी आते हैं। अच्छा, किसी का सेमेस्टर वाइज है, ओके। नोटबुक की भी तैयारी करनी है, ओके। मतलब टर्म वाइज होता है ना, अभी आपका सेकंड टर्म के एग्जाम्स होंगे। समझ गया समझ गया। अच्छा, यहाँ भी ना दो तरह के बच्चे हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इस क्लास में भी दो तरह के बच्चे हैं। एक वो कि जिनका फाइनल एग्जाम एक ही बार होता है, ठीक है, उनका इस जो एग्जाम होंगे उसमें पूरा सिलेबस आएगा। ठीक है, दूसरे तरह के बच्चे वो हैं जिनका टर्म्स में होता है।
एक टर्म उनका ऑलरेडी हो चुका है, अभी सेकेंड टर्म होगा जिसमें कि पूरा सिलेबस नहीं आएगा, केवल हाफ सिलेबस आएगा। ठीक है, अच्छा दोनों तरह से ही बात कर लेते हैं। पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनका पूरा सिलेबस आने वाला है। तो उनके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे पास लगभग 20 दिन है। 20 दिन में 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स क्यों? क्योंकि 2 चैप्टर्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो 5वां चैप्टर और एक 9वां चैप्टर। ये दोनों चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो ये दोनों चैप्टर्स नहीं आएंगे। इसलिए जो टोटल 15 हैं उनमें से केवल 13 चैप्टर्स ही बचे हैं। अब उन 13 चैप्टर्स की तैयारी कैसे करनी है? 20 दिन है, एक चैप्टर में अगर आप 1.5 दिन दोगे तो 20 दिन में 13 चैप्टर्स आसानी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। अब क्वेश्चन ये आता है कि जरूरी नहीं होता ना कि सीबीएसई में क्या, अच्छा सीबीएसई में भी सेम कॉन्सेप्ट होगा ना। सीबीएसई में क्या होगा? अभी आपके मान लो टोटल 13 चैप्टर्स हैं, 13 में से 6 या 7 चैप्टर्स आएंगे, तो आपके पास भी 20 दिन है। आपकी डेट्स आ गई कि वैसे पता है क्या? सीबीएसई के जो बच्चे हैं आपकी डेट्स आ गई, एग्जाम डेट्स नहीं आई ना? तो अभी भी नहीं आई ना, इसका मतलब ये है कि आपके भी 10 तारीख के बाद ही होंगे, 10 मार्च के बाद ही होंगे। ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल वाला आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि एचबीएससी ने हटा दिया ये चैप्टर। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मोस्टली एचबीएससी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई का अभी मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग कैसे वो होगा। मुझे लगा कि सारे बच्चे एचबीएसई के होंगे। 9th चैप्टर के कहना चाह रहे हो ना आप? सीमा रानी के नाम से जो बच्चा है, मैम ने करा दिया तो ठीक है, फिर तो आएगा, फिर तो आएगा। हाँ जी, सही सही है, सभी बच्चे कैमरा ऑफ कर ले, कोई बात नहीं। हाँ ये कहना चाह रहे हो ना, ठीक है। फिर भी अच्छा, मैं अभी जो बात कर रहा था कि चैप्टर हटाए गए हैं वो एचबीएसई वाले थे, हो सकता है सीबीएसई में चैप्टर्स नहीं हटाए जाएं। ठीक है, हाँ सोमू मलिक के नाम से जो भी बच्चा, प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लें ताकि सभी बच्चे स्क्रीन पर फोकस करें। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए 2 तरह के बच्चे हैं, एक तो एचबीएसई वाले। तो पहले मैं एचबीएसई वालों को बता देता हूं कि आपके 13 चैप्टर्स हैं, 20 दिन है। 1.5 दिन में एक चैप्टर आसानी से हो जाता है, तो 20 दिन में 13 चैप्टर्स रिवाइज आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, सीबीएसई वालों के लिए कर लेते हैं। सीबीएसई वालों के लिए 6 या 7 चैप्टर्स होंगे, 20 दिन है आपके भी। मैं मान लेता हूं कि 10 तारीख तक ही एग्जाम होंगे, तो आपके भी 20 दिन तो हैं ही। उसके हिसाब से आप लगभग 3 दिन मिलेगा आपको एक चैप्टर करने के लिए, तो आपका भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जरूरी नहीं है ना सभी बच्चों की तैयारी इतनी अच्छी हो कि वो 1.5 दिन में एक चैप्टर कर पाए। तो अब क्या करें फिर? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे वो आपको देखना है। देखिए उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइनल एग्जाम्स हैं उसमें हर चैप्टर का वेटेज कितना है। अगर आपको एक बार ये पता चल जाए कि कितना वेटेज है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्लान है वो कर सकते हो। अब ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए ये एचपीएससी का वो है, ये एचपीएससी के अकॉर्डिंग है वेटेज, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा ये चैप्टर आएंगे सीबीएसई में 2nd, 8th, 10th, 11th, 13th और 15th। ठीक है, ये ना 3 और 3 6 चैप्टर्स है। हाँ वही मैं कह रहा था, 6 या 7 चैप्टर्स होंगे। देखिए ये जो वेटेज आपको दिख रहा है वो एचबीएसई के अकॉर्डिंग है। अगर आप इसमें से देखोगे, अगर आप इसमें से ध्यान से देखोगे तो कौन कौन से चैप्टर्स है? एक तो पहला चैप्टर है जो कि काफी वेटेज का है, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं, ये आपको ध्यान से समझना है, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, नहीं। ऐसा पिछले साल क्या हुआ था, लास्ट ईयर का भी मैं बताता जाऊंगा साथ साथ में। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के आए थे, 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आए थे। ठीक है, 1 मार्क के, और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था। ठीक है, इसका मतलब हमें यहां से क्या देखने को मिला कि इसमें से कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मोस्टली 1 वर्ड आंसर जो होते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वही पहले चैप्टर से पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, अच्छा ये जो भी मैं बता रहा हूं वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही बता रहा हूं। हो सकता है इस साल माइनर चेंजेस हो जाएं, छोटे मोटे कुछ चेंजेस हो जाएं, लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखोगे आप तो जो 2nd और 4th चैप्टर है वो टोटल 14 मार्क्स के हैं, 14 नंबर के हैं। इसका मतलब ये दोनों जो चैप्टर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये हमने अपनी क्लास में कवर कर भी लिए हैं।
ये चैप्टर देखो, ये दोनों चैप्टर्स आसान भी हैं। अगर आपको एक बार समझ में आ गए ना तो ये बहुत ही आसान लगेंगे। तो मैं बार बार आपसे बस यही बोलूंगा कि आप इन दोनों चैप्टर्स को जरूर रिवाइज करें। इनको रिवाइज करने में भी ज्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका, और आप इसमें से जो 14 नंबर है वो भी आसानी से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड चैप्टर। अब ये जो थर्ड चैप्टर है ना, वो आप अभी दो तरह के बच्चे होंगे जिनको थर्ड चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको थर्ड चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, थोड़ा तो डिफिकल्ट लगता है। अब जिनको आसान लगता है उनको तो बस एक बार क्वेश्चंस देखने की जरूरत है कि इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्सरसाइज में दे रखे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वेरी इजी ना। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि काफी बच्चों को बहुत ही आसान लगता होगा, काफी बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ इसी टाइप की है। ठीक है, अगर आपको आसान लगता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो एग्जाम जो उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बस उनको आप एक बार देखना है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, और इसका आसानी से रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों को ये टफ लगता है वो कैसे करेंगे, वो एक बार कोई भी एक प्रश्नावली उठाएंगे और उसकी जो बेसिक चीजें हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बेसिक चीजें हैं कि किसी भी पॉइंट के निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट को हम एक्स वाई प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इन बेसिक, नहीं मैं रिपीट ही चल रहा है, ऐसा कुछ स्पेशल गया नहीं है, निकला नहीं है आपका। ठीक है, अगर आप इन बेसिक चीजों को भी कवर कर पाओगे ना तो इसमें से काफी क्वेश्चंस फिर भी कर लोगे। 100% नहीं कर पाओगे। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि कभी भी ना, जैसे मान लो आपका पूरा सिलेबस अभी भी तैयार नहीं है, तो आप ये मत सोचो कि आपको 100 नंबर ही लाने हैं, मतलब पूरे 100% ही मार्क स्कोर करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर आप 100% स्कोर करने गए तो शायद आपका स्कोर कम हो जाएगा। इस टाइम पे ना दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है। पहली ये कि अगर आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है तो आप 100% मार्क्स के लिए जाओ। ठीक है, तो आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो फुल मार्क्स नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं अगर वो इस टाइम पे भी बहुत ही अच्छी मेहनत करें। लेकिन आप, मैं ये बोलूंगा कि आप पूरे 100% मार्क्स की तरफ मत जाओ। आप 90% भी ला पाए तो भी तो काफी अच्छा स्कोर होगा ना वो। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना, तो उसको तो आप और स्ट्रॉन्ग करो। जो आपका वीक पार्ट है उसमें से ये देखिए कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, किस तरह के जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप वो चीज ऑब्जर्व कर पाए, वो चीज निकाल पाए कि किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, तो शायद आप डायरेक्ट क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने दो तरह की चीजें बताई, मैं रिपीट कर रहा हूं। पहली ये कि पूरी मैथ्स में मान लो 60% आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी का जो 40% है उसमें से आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि एग्जाम्स में जो वो 40% सिलेबस है उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो पता कैसे चलेगा, आप वेबसाइट पे जाके भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर में से पूछे जाते हैं। अगर आपको एक बार वो पता चल गया, मान लो आपका थर्ड चैप्टर ही वीक है, मैं मान रहा हूँ, जरूरी नहीं है हो आपका, मैं बस मान रहा हूँ कि थर्ड चैप्टर ही वीक हो। बस आप पूरे क्वेश्चन पेपर में ये देखिए कि थर्ड चैप्टर में से जनरली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के आसपास जो कॉन्सेप्ट है आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी के 40% को बस आपको थोड़ा सा वो देख के जाना है कि उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वो भी अच्छी तरह से पढ़ के गए ना तो उस 40% में से आप आराम से 30% के लगभग कर पाओगे। तो 60+30 यानी कि आपका 90% सिलेबस फिर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ सभी मैंने चैप्टर्स का वेटेज दिया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि जो पूरा ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो 19 मार्क्स का है, 19 नंबर का है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसके बाद में ना हम चैप्टर वाइज ये भी देखेंगे कि किस कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, उसके हिसाब से भी आप अपना प्लान कर सकते हो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? एक अगला ये भी है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है पूछ सकते हो। अच्छा, आपके फेवरेट चैप्टर से, बहुत बढ़िया। हाँ बताइए क्या डाउट है। अमन इंदौरा के नाम से जो बच्चा आपने वाई लिखा है, बताइए।
आप अनम्यूट करके बता सकते हो, अगर आपको चाहो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं सभी के कमेंट्स भी देख रहा हूं। अच्छा, चैप्टर्स के लिए कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर आप देखोगे ना, तो ये जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ रिवाइज करना है ना, तो मैं आपको, अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बताऊं, तो आप एक तो सेकंड और फोर्थ चैप्टर रिवाइज करिए। उसके बाद आप 12, 13, 14 और 15 ये 4 चैप्टर भी रिवाइज कीजिए। और ये काफी अच्छी तरह से रिवाइज करना, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी आसान होते हैं, और आप इनमें काफी अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो, काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि स्टार्ट सेकंड चैप्टर से कर लेना, क्योंकि जो एलजेब्रा वाला पार्ट है वो बीजगणित वाला पार्ट है। सेकंड और जो फोर्थ चैप्टर है वो बीजगणित में आते हैं, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ चैप्टर कर लेना। उसके बाद आप 12, 13, 14 और 15 ये 4 चैप्टर्स भी कर लेना। अगर मैं इसमें आपको की पॉइंट्स बताऊं, तो देखिए 12वें चैप्टर में क्या है, केवल एक फॉर्मूला ही तो है ना। हीरोन का जो सूत्र है केवल एक फॉर्मूला ही है ना, उस फॉर्मूला पे आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद 13 चैप्टर, अच्छा 13 चैप्टर नलवा स्कूल में अभी ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने ये अभी अच्छी तरह से पढ़ लिया ना, तो आप इसके सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। इसलिए आप अब जो लोकेश सर आपको पढ़ा रहे हैं, जब भी कोई भी डाउट आए, आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट आए, तुरंत पूछ लेना लोकेश सर से, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत ही नजदीक हैं। तो एक फायदा ये हो गया कि एग्जाम से जस्ट पहले आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो आपको ये एग्जाम के टाइम तक याद भी रहेगा, ठीक है। हाँ जी, बताइए, प्रतीक के नाम से जो भी बच्चा आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है? प्रतीक के नाम से नहीं, ठीक है, ठीक है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में भी देखो आपको क्या करना है। इसमें बेसिकली एक तो क्यूब होता है, मतलब घन होता है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक सिलेंडर है, और लास्ट में स्फीयर है, ठीक है। आपको ये 4 शेप्स माइंड में बनानी है। अच्छा, इस पे आते हैं, प्रतीक नागर के नाम से जो बच्चा, इस पे आते हैं, मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ आपके पे। उन्होंने पूछा है सर आप नहीं पढ़ाओगे, इस पे इस क्लास के एंड में बात करते हैं, ठीक है। पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 4 शेप्स के बारे में बताया गया है। अब इन 4 शेप्स के क्या क्या चीजें हैं। एक तो एलएसए है, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक है वॉल्यूम यानी कि आयतन। ये 3 चीजें हैं इन चारों शेप्स के लिए। आपको करना क्या है, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए, फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, ठीक है। आपको मेहनत करने वाली कहीं 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 चीज आएगी ना, वो ये है इस चैप्टर में, कि आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं। और क्यूब और क्यूबॉइड के लिए, यानी कि घन और घनाभ के लिए जो सूत्र है ना, वो बहुत ही आसान है। सिलेंडर यानी कि बेलन और गोले के लिए जो अच्छा, इसमें शंकु और है, ठीक है, कौन और होता है, शंकु और होता है, शंकु उसको हम कौन कहते हैं, ठीक है, ये और एक। इसके बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो आपको देखिए करना क्या है, वैसे लोकेश सर कराएंगे जब कराएंगे आपको, बाकी आप एक टेबल बनाना, एक साइड सारी शेप्स लिख लेना कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर और कॉन, ठीक है। और इनकी तीनों चीजें, कि इनका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हिंदी में उसको हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, और इसका आयतन क्या होता है। अगर वो आपको एक फॉर्मूले सारे याद हो गए ना, तो ये जो 16 नंबर हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, 16 नंबर, ये आप बहुत ही आसानी से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इसको आपको याद कैसे करना है, जैसे आपने साइन कॉस टेन की एक टेबल याद की होगी ना कभी तो, कि ये सभी को याद है ना, साइन कॉस टेन के 0 से लेके 90 तक वैल्यू सारी सभी को याद है ना। वो भी एक टेबल बना के याद की थी ना, और वो आसानी से हो गई थी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे यूज करते हो आप, वो आसान लगने लग जाती है। उसी तरह से लोकेश सर भी आपको एक टेबल बना के, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेबल बना के वो बता देंगे। अब बाल संबंध वाले बच्चे क्या करेंगे, ये आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो चैप्टर, तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसमें एक साइड सारी शेप्स होंगी, उनका टोटल, उनका लेटरल सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है उसका फॉर्मूले लिखने सभी के, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या उसके सभी के फॉर्मूले लिखने, और आयतन क्या उसके सभी के फॉर्मूले लिखने। और दिन में आप 1 या 2 बार उनको बस रिवाइज करोगे कि ये फॉर्मूले क्या क्या है, ठीक है। अगर आपने वो भी कर लिया ना, तो आप इसमें अच्छे से स्कोर कर पाओगे।
ठीक है, अब लास्ट के 2 चैप्टर्स पे आते हैं। देखिए सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी पे आता हूं, क्योंकि इस पे जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर अब प्रोबेबिलिटी ना मुझे सबसे आसान लगता है इन सब में। जो प्रायिकता है चैप्टर सबसे लास्ट वाला, वो सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट क्लास में अच्छा इसमें आपके डाउट्स पे मैं आता हूँ, सबसे लास्ट में आता हूँ। पहले अब एक बस ये चैप्टर को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आता हूँ आपके डाउट्स पे। हाँ, प्रोबेबिलिटी पे था मैं। जो प्रायिकता चैप्टर वो सबसे आसान है। अब आप में से ना काफी बच्चों को बहुत ही अजीब लगता होगा, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि जब मैं भी 9th क्लास में था और मैंने जब पहली बार प्रायिकता पढ़ी थी तो मुझे भी अजीब लगा था। अब इसका फिर सॉल्यूशन क्या है कि ये अजीब लगता है तो मतलब समझ में भी नहीं आएगा। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, आप किसी भी चैप्टर को जो टफ लगता है उसको आप 2 या 3 बार कर लीजिए इसके क्वेश्चंस को, तो आपको वो क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और पूछा क्या गया है। ठीक है, अगर आपने 2 या 3 बार उसके क्वेश्चंस कर लिए तो आप बहुत अच्छी तरह से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और जो 14 चैप्टर है इसमें से ना कुछ टॉपिक्स तो हटा ही दिए गए हैं। जो लास्ट के टॉपिक्स हैं ना टफ वाले, वो तो हटा ही दिए हैं। अब वो कौन कौन से हटाए हैं इस क्लास में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो तो बहुत ही आसान है। 14 चैप्टर तो वैसे भी आसान है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो ये जो 29 नंबर है, 16 + 13, ये जो 29 मार्क्स हैं, उसको तो आप आसानी से स्कोर कर पाओगे। अब इसके लिए कैसे कैसे करना है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हाँ जी, अभी आपके डाउट्स पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी आपके डाउट्स बताइए। सर नेक्स्ट क्लास में करवा देना। सरिता देवी के नाम से बच्चा, आप कौन से चैप्टर के लिए बोल रहे हो? नेक्स्ट क्लास में करवा देना। किसी का कोई डाउट नहीं है? टेबल, अच्छा हाँ टेबल ठीक है, टेबल मैं बोल दूंगा लोकेश सर से, वो आपको एक पक्का एक उसमें बता देंगे क्लास में। 13 चैप्टर की जो टेबल होगी वो बताइए। आप नहीं पढ़ाओगे सर? शायद मुश्किल है, देखिए अभी भी वो, हाँ मैं शायद अभी भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। सेम मेडिकल रीजंस की वजह से, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से रीजन सेम है। मैं कोशिश करूंगा देखो कराने की, बट हाँ शायद अभी नहीं करा पाऊंगा। हाँ, और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट के यहां तक? नहीं? जल्दी से अच्छा सभी पे, अगर नहीं है तो नो लिख दो, अगर है तो पहले वो लिख दो कमेंट, ताकि हम आगे बढ़ पाए। नहीं 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 नहीं, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? पहला ये कि अभी हम बचे हुए समय को कैसे यूटिलाइज करें। दूसरा ये, वो तो मैंने बता दिया कि आपको कैसे कैसे 1.5 दिन में एक चैप्टर भी करोगे तो पूरा कवर हो जाएगा। दूसरा ये है कि अब कम समय बचा है तो उसमें तैयारी कैसे करें। उसके लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आपको यूनिट वाइज पता चले कि किसका कितना वेटेज है। जैसे देखिए इस यूनिट का 2nd और 4th चैप्टर का 14 नंबर के आएंगे, तो ये दोनों चैप्टर्स कर लेना। ठीक है, इसके बाद ये जो चैप्टर्स हैं वो हमने ऑलरेडी अपने क्लासेज में मोस्टली कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स भी कर सकते हो। इसके बाद मैं ये भी इरेज कर रहा हूं। इसके बाद ये जो 29 मार्क्स है ना, ये तो आपको पक्का से करने ही हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए सीबीएसई हो चाहे एचबीएसई हो, मोस्टली वेटेज इसी तरह से होता है। ठीक है, ये दोनों के लिए, इसलिए उसमें घबराने की बात नहीं है। ये सीबीएसई का है, एचबीएसई का वेटेज तो हर चैप्टर का लगभग सेम ही होता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होंगे, मोस्टली यही होता है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इसमें 5 सेकंड वेट करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। 5 सेकंड वेट कर रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5 4 3 2 1, ठीक है, हो गया ना। चलिए अब देखिए, अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर। 2 पॉइंट हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट ये था कि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहां ना 2 चीजें होती हैं। एक तो हम घबराए हुए होते हैं, और वो सभी बच्चे होते हैं। जब भी एग्जाम का नाम सुनते हैं ना, तो थोड़ी तो घबराहट मन में होती है। और उस घबराहट की वजह से होता क्या है, दूसरा वो ये है कि दूसरा पॉइंट क्या है कि उस घबराहट की वजह से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। आपने देखा होगा काफी काफी टाइम कि आप जब नॉर्मल क्लास में कोई भी क्वेश्चन सही करते हो तो वो तो सही हो जाता है,
लेकिन जब एग्जाम में सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो कई बार गलत हो जाता है। अब उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि हम घबरा जाते हैं, और जनरली होता भी है। जैसे हम एग्जाम्स की सुनते हैं ना कि एग्जाम है, तो माइंड में थोड़ा तो घबराहट होती है कि यार एग्जाम आ गए और हमारी तैयारी शायद उतनी नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर करना है। अब इग्नोर करने का मतलब क्या है कि उन पे आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, वो तभी जाके खत्म होगी। ठीक है, अब उसके लिए मैं बता देता हूं कि किस तरह की गलतियां होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको अगली उस पे जाता हूं। देखिए, मान लो आपको इस तरह का एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, ये सॉल्व नहीं करना है। अभी मैं आपसे ना तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ना मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं बस ये बता रहा हूं कि एग्जाम में हम किस तरह की गलती करके आ जाते हैं, जिससे कि एक छोटी गलती की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए, एक ये क्वेश्चन है, मान लो ये आया है जिसमें आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई जनरली करते कैसे हैं? मान लो मैं इस पहले ब्रैकेट को एज इट इज लिख दूं, -y² माइनस yz माइनस z²। ठीक है, अब ये माइनस इसमें होगा, अंदर से इस ब्रैकेट को भी हटाते हैं, -3y² प्लस z² प्लस, अब इसका क्या है, z² माइनस y। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि मैंने इसमें कोई गलती की है क्या, यस और नो लिखना है बस आपको। मैंने इसको सॉल्व करने में कोई गलती की है क्या? अभी मैंने जो इसको इतना सॉल्व किया है उसमें मैंने कोई गलती की है क्या? यस और नो लिखना है आपको कमेंट्स में। सभी बच्चे लिखेंगे, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिल रहे, मैं बस आपको समझा रहा हूं कि हम किस तरह की गलतियां करते हैं। मुझे नहीं पता, शायद मैंने नहीं की वो गलती, बस आपको ये बताना है कि गलती की है या नहीं। चार बच्चों ने बताया केवल? हाँ, ठीक है, तो अभी इसमें भी मिला जुला आंसर है। कुछ बच्चों ने बोला कि हाँ मैंने गलती की है, कुछ का आंसर है कि मैंने गलती नहीं की। ठीक है, अच्छा मैं अब इस पे आता हूं। देखिए, मैंने हाँ गलती की है, ठीक है, बिल्कुल गलती की है, और ये मैंने आप जान के गलती की है ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं जल्दबाजी में होऊंगा तो मैं भी शायद, या आप भी जल्दबाजी में होगे तो आप इस तरह की गलती कर सकते हो। मल्टीप्लाई नहीं किया, किस चीज का मल्टीप्लाई नहीं किया? किस चीज का मल्टीप्लाई नहीं किया? मैं ये नहीं समझ पाया। नहीं, मल्टीप्लाई तो शायद सबका की है। अच्छा, कमेंट में कोई और बच्चा बता सकता है मैंने गलती की? अनम्यूट करके बता सकते हो कोई गलती क्या की है मैंने? अनम्यूट करके बता सकते हो क्या? नहीं, आंसर नहीं बताना था, मैंने आंसर नहीं पूछा आपसे, अभी ये क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे। ब्रैकेट नहीं है, अनम्यूट करके बता सकता है कोई अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके कि ये ब्रैकेट नहीं है, या फिर कुछ आपने कुछ अलग लिख दिया है। ब्रैकेट की कहां गलती की है मैंने? कौन से ब्रैकेट की बात कर रहे हो आप? कौन से? इसमें 3 ब्रैकेट है ना पूरे क्वेश्चन में, तो आप कौन से ब्रैकेट की बात कर रहे हो? सारे ब्रैकेट्स की कर रहे हो क्या, ये किसी एक ब्रैकेट की बात कर रहे हो? सारे ब्रैकेट्स नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं किया ब्रैकेट से, मे भी नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं। देखिए, अब वापस सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, ठीक है, अभी कमेंट कोई नहीं करेगा, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए, यदि आप यहां देखोगे साइन गलत है एग्जैक्टली। अंजलि, अंजलि के नाम से जो बच्चा उनका बिल्कुल सही है कि इसमें एक साइन गलत है, केवल एक। ठीक है, स्क्वायर वाला, हाँ निप्पी कुमार के नाम से जो बच्चा है शायद स्क्वायर वाला है, जेड नहीं, जेड स्क्वायर वाला। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जिस बच्चे ने ध्यान दिया है बहुत बढ़िया, जिसने ध्यान नहीं दिया देखिए क्या करना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कैसे करते हैं आप ये बताओ। सॉल्व के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट्स ही तो हटाते, तभी तो ये सॉल्व होता। अब मैंने पहला वाला ब्रैकेट हटाया तो ये मिल गया मुझे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, जब मैं ये दूसरा वाला ब्रैकेट हटाऊंगा तो इसके बाहर माइनस है, इसके बाहर माइनस है। अब मैं माइनस का मल्टीप्लाई मतलब अंदर ब्रैकेट में करूंगा। तो आपने देखा होगा कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट हटाते हैं हम, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी पद होते हैं कोष्टक के अंदर
उनके जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। किसकी वजह से? माइनस की वजह से। ठीक है, अब देखिए ये 3y² प्लस का था, इस माइनस की वजह से ये तो माइनस का हो गया, लेकिन हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये z² भी माइनस का होना था इस माइनस की वजह से, लेकिन मैंने वो प्लस ही लिखा। ठीक है, इस वजह से ये छोटी सी गलती थी, देखिए ये छोटी सी गलती थी, इसकी वजह से आपका आंसर गलत आता और आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलता। तो यहां से हमें बस यही सीखने को मिलता है। देखिए इस क्वेश्चन में आंसर गलत आने का मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से क्या हुआ है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया है। इसका मतलब जो हमने एग्जाम्स के लिए मेहनत की है ना, उस मेहनत का हम उतना फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़ने के लिए भी तो मेहनत की थी, लेकिन हम एक छोटी सी गलती की वजह से वो क्वेश्चन गलत कराए। ठीक है, तो अब इसको फिर सुधारेंगे कैसे? सुधारने का एक तरीका तो यही है कि जब आप सॉल्व करो तो बहुत ही ध्यान से सॉल्व करो, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। दूसरा ये है कि जैसे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना, एक बार आप उसको खुद से रिपीट करके देख लो, खुद से दोबारा से सॉल्व करके देख लो कि जो भी आपने स्टेप्स लिखे हैं वो सही है ना। दोबारा से सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि दोबारा लिखना है आपको, नहीं, जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं। तो वो मैं कैसे करता, मैं बता देता हूं। मान लो मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं कैसे करता ये चेक। तो देखिए मैं ऐसे करता कि ये -y² है, यहाँ भी -y² आएगा, यहाँ -yz है तो यहाँ भी -yz आएगा, यहाँ -z² है -yz² आएगा। अब यहाँ माइनस है तो इस माइनस की वजह से -3y² हो जाएगा, ये भी ठीक है। और ये +z² है वो इस माइनस की वजह से -z² हो जाएगा। इसका मतलब ये मैंने गलत लिखा है, इसकी जगह -z² आएगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ प्लस है तो इसके जो चिन्ह है या जो साइन है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +z² -y। इसका मतलब एक जो टर्म है, एक पद है, वो मुझे यहाँ गलत मिला है। ठीक है, अगर आपने एग्जाम में ढूंढ लिया तो इसका मतलब आपके जो मार्क्स है वो फिर से मिल जाएंगे, क्योंकि आप उसको दोबारा से सही कर पाओगे। ठीक है, ये इस तरह की छोटी छोटी गलतियां होती हैं। और कैसी कैसी गलती हो सकती है, अगले क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहां देखना है आपको, एक इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन क्या है? 3z - 4 = z + 4। ठीक है, अब काफी बच्चे क्या करते हैं, हो सकता है आप में से ज्यादातर बच्चे इसको सही करें, लेकिन काफी बच्चे क्या करेंगे कि इस 4 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, 3z = z + 4, और ये कितना था, -4। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये आपको भी पता होगा कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जैसे ही हम 4 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये -4 की जगह +4 हो जाएगा, और ये कैंसिल नहीं होगा। फिर तो ये 4 + 4 8 होगा, यानी कि z + 8 होगा। ठीक है, तो ये दूसरी छोटी गलती इस तरह से थी। क्या तक सभी को समझ में आ रहा है कि ये छोटी छोटी गलतियों का क्या मतलब है? आ रहा है सभी को समझ में? यस और नो जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। अभी भी आपका कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। यस, ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ दो चीजें ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप पूरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एक बार आपको उसको दोबारा से देखना है, हर एक स्टेप को, कि आपने हर एक स्टेप सही की है ना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और लिया है मैंने, जिसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आयत है। ठीक है, इनमें से, हाँ क्लास में फन नहीं है, हाँ इस वाली में नहीं है, एग्जाम्स है ना, एग्जाम्स हैं तो एग्जाम्स के लिए थोड़ा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है, सभी पहले आंसर कर लो, फिर करते हैं हम। सभी आंसर कर लो आप, इनमें से कौन सा एक आयत है? हो गया सभी का आंसर? यस, चलिए ठीक है, ठीक है, अब सभी बच्चे रुक जाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सभी का आंसर गलत है। अब वो गलत क्यों है वो सुनना है आपको, इसी वजह से मैं कह रहा हूं, नहीं अभी कोई आंसर नहीं करेगा। देखिए अब इसका मतलब ये नहीं कि, क्योंकि अब मार्क्स तो मिल नहीं रहे ना, आपने जो आंसर कर दिया, एग्जाम में भी तो ये होता है कि जो एक बार आंसर हो गया वही आंसर रहेगा। यस, देखिए आपको क्या बताना था कि इनमें से आयत कौन सा, यानी कि रेक्टेंगल कौन सा है।
अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं प्रॉपर्टी आपको याद दिला देता हूं कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जो सभी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। यस, अगर मैं फर्स्ट उसकी बात करूं तो इसमें कहीं एंगल्स के बारे में कुछ दिया है क्या? अगर एंगल्स के बारे में दिया ही नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये 90 डिग्री के हैं? समझ रहे हो? देखने में मैं मान रहा हूं कि वो देखने में आकृति आयत जैसी ही लग रही है, लेकिन गणित में हम 100% तभी कह सकते हैं जब हमारे पास प्रूफ हो। अभी ऑप्शन ए में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो 90 डिग्री के हैं या नहीं। अगर आप ऑप्शन बी में देखोगे तो चारों तो कोण 90 डिग्री के दे रखे हैं और आमने सामने वाली भुजा भी बराबर दे रखी है, जैसे ये वाली भुजा और ये बराबर है और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी सही है, ना कि ए। समझ में आया ये क्वेश्चन किस लिए डाला है मैंने? ताकि आपको ये समझ में आए कि जल्द देखिए, पता आपको भी है जो मैंने आपको रिवाइज कराया है ना, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, आयत की जो प्रॉपर्टी मैंने आपको गुण बताए हैं वो पता आपको भी है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता, लेकिन जल्दबाजी में आपने ऑप्शन ए देखा और उसको सही कर दिया। इसलिए जो भी एग्जाम में दिया जाए उसको आप पहले ध्यान से पढ़ें, तभी आप उसको आगे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, वैसा करते हैं, अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूं। आप अनम्यूट करके अपने डाउट्स पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए आपको जो भी डाउट आ रहा हो। जरूरी नहीं, हाँ एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है, अपने किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है। आज मोस्टली पढ़ाई की बातें होगी। ठीक है, अभी आपका, हाँ आपके पास अभी टाइम है, आप अभी पूछ सकते हो अगले पॉइंट पे जाने से पहले। किसी का कोई डाउट नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जाम्स की अच्छी तैयारी चल रही है, किसी का तो कोई डाउट होगा। हाँ, नो फन, बिल्कुल मैं भी कह रहा हूँ आज लास्ट क्लास की जैसा फन नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास तो एक ऐसे ही क्लास हुई थी ना, ये एग्जाम से रिलेटेड क्लास है तो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। ज्यादा बोर हो गई, बोरिंग हो गई क्या क्लास? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी मुझे भी नहीं पता कि इसमें कैसे वो करें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। हम्म, अच्छा ठीक है। एग्जाम्स के लिए अभी एक लास्ट पॉइंट है, उसके लिए हम थोड़ी देर में बात करते हैं, तब तक नॉर्मल ही बात कर लेते हैं कि अभी मैंने कहा था फन होगा कि कब एक वीडियो आई थी उसमें क्या, एक वीडियो आई थी उसमें उसमें बोला था फन होगा। अच्छा, ये फन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, आपको एग्जाम्स के लिए पता है क्या कि एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं? किसी को फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, एस्टिमेटेड टाइम भी पता है क्या? 10 मार्च तो मैंने बताया था, थोड़ा भी आइडिया है? आपके स्कूल तो ओपन हो गए वैसे, स्कूल्स ओपन हो गए क्या? अच्छा, स्कूल्स भी ओपन नहीं हुए अभी? हो गए हो गए हो गए, मार्च में होंगे। ओके, उसके बाद ही आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा, 10 एंड 12 के, हाँ 26 अप्रैल को। अच्छा, एग्जाम्स के लिए बोल रहे हो ना, मार्च और अप्रैल, हाँ हो सकता है। फनी क्वेश्चन, फनी क्वेश्चन, मैं ट्राई करता हूँ कुछ मिल जाए तो मुझे। वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि फनी क्वेश्चन में कहाँ से लाऊं, बट फिर भी ठीक है। मैं सर्च कर रहा हूँ, कुछ मिल जाए तो मुझे। शायद कुछ नहीं है। कुछ नहीं है शायद अभी। अच्छा, फनी क्वेश्चन में, हाँ मैं वही सर्च कर रहा था, अभी शायद कुछ नहीं है।
ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद फिर हम बातें करते हैं थोड़ी देर और। ठीक है, एक और पॉइंट कर लें डिस्कस, यस और नो, ये बताओ आपका मन है तभी करेंगे, अगर मन हो तो, ऐसा नहीं है कि करना ही करना है। मन है एक और पॉइंट डिस्कस करने का? एक और पॉइंट कर लेते हैं फिर बातें करते हैं। ठीक है, ठीक है, सभी तैयार है? चलिए एक और लास्ट पॉइंट और है, वो और कर लेते हैं। देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे लें, वैसे मैंने बता भी दिया है, ये जो आपका यूनिट वाइज है उसका वेटेज है। ठीक है, अभी एग्जाम के लिए एक और वो कर लेते हैं, फिर नॉर्मल बातें कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी, ये मैंने बता भी दिया था कि चैप्टर वाइज किस किस तरह के या यूनिट वाइज क्या क्या वेटेज है आपका। ठीक है, अच्छा ये उससे भी इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये अभी HBSC वालों के लिए है, ये CBSE वालों के लिए नहीं है। ये जो है कि आपका कौन कौन सा चैप्टर और कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है। ठीक है, हो सकता है आपके पास ना हो तो यहां से आप देख सकते हो, जैसे जो आपका चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.2 और 1.4 हटा दी है, इसका मतलब क्या है कि उनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा ये स्पेशली HBSC के लिए है, शायद CBSE में कुछ भी नहीं हटाया है। अगर CBSE में कुछ भी हटाया है तो आप प्लीज एक बार स्कूल में जाके मैम से पूछ लेना कि कुछ हटाया है क्या आपके सिलेबस से, ये HBSC वालों के लिए है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो यहाँ ना आप क्लियरली देख सकते हो कौन कौन सा, एक तो 5th चैप्टर हटा दिया गया है पूरा का पूरा, और एक 9th चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया गया है। बाकी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब CBSE पता नहीं, नहीं रूट तो आप कैसे कह सकते हो, देखिए आप इसको, दो चीजें भी तो हैं, ये जो HBSE वाले हैं उनको पूरा सिलेबस आने वाला है एक ही बार में, आपके लिए आधा आएगा। ठीक है, तो आपके लिए जब आई आधा रहा है तो उसमें से तो क्या ही हटाना, ये भी है ना, तो गलत कोई नहीं है, सभी अपनी जगह पे सही है। HBSE में जो सिंस पूरा वो सिलेबस आने वाला है तो इसलिए उन्होंने कुछ कुछ चैप्टर्स हटा दिए हैं, सिंपल। यस, ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ना ये स्पेशली HBSC का है, लेकिन CBSE का भी लगभग इसी तरह का होगा। ये HBSC के हिसाब से है, क्योंकि CBSE का क्वेश्चन पेपर नहीं था मेरे पास, इसलिए केवल HBSC के लिए। अब ये है क्या, देखिए इसमें ये दिखाया गया है कि लास्ट ईयर कौन से चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप यहां देख सकते हो कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो 1 मार्क का था, एक एक नंबर के थे, और एक क्वेश्चन ऐसा था जो 2 नंबर का था। इसका मतलब देखिए आपको यहां से देखना क्या है, इसका देखने से फायदा क्या हुआ, यहां से देखने से ये फायदा हो रहा है कि इसमें ना कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था लास्ट ईयर। इसका मतलब इस साल भी कम, अच्छा टाइम कोई बात नहीं, टाइम के लिए घबराओ मत। आपकी अगली कोई क्लास है क्या 6:30? नहीं ना, 6:30 पे कोई क्लास तो नहीं है ना, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे चलेगा, नहीं है ना, हाँ थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, मेरी भी नहीं है कोई क्लास, थोड़ा सा लंबा चल कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से हाँ, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें से कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसका मतलब आप इस चैप्टर से जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस करोगे। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं तो यहाँ भी एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर। ठीक है, और एक क्वेश्चन था केवल 3 नंबर का, मतलब बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है इससे भी नहीं पूछा गया था, इससे भी छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो इस तरह से आप सारे चैप्टर्स से ये देख सकते हो कि बड़ा क्वेश्चन किससे पूछा गया था। तो यदि मैं अगले चैप्टर से देखूं तो देखिए यहाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था 5 मार्क का, 5 नंबर का था। ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि जो 13 चैप्टर था उससे भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था। चतुर्भुज से भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो चैप्टर्स हैं वो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इनमें से बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि केवल इन्हीं चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आएंगे, किसी और चैप्टर से भी आ सकते हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं, वो इन्हीं चैप्टर से फिर से बनती हैं कि जिन चैप्टर से लास्ट ईयर बड़े क्वेश्चंस पूछे गए थे, मोस्टली उन्हीं चैप्टर से शायद इस साल भी पूछे जाएं। ठीक है, तो इससे देखिए आपको कहां फायदा मिलेगा, कोई भी चैप्टर में मान लो आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां बस आपको ये देखना है कि इसमें से एक एक नंबर के किस तरह से बन सकते हैं। और मान लो किसी चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस चैप्टर की आपको एक्सरसाइज वो देखनी है जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उसमें आप उसमें क्या क्या पूछा गया है, ताकि आप एग्जाम्स की तैयारियां उसी तरह से कर सको।
यहां तक आया ये समझ में? स्क्रीनशॉट लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट लिया क्या? यस यस, सभी का मैं फिर से दिखा रहा हूँ 5-5 सेकंड के लिए। आप फिर से एक बार, अगर किसी ने ले लिया हो तो अच्छा है, नहीं लिया हो तो आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले ये है, मैं 5 तक गिन रहा हूँ, 5 4 3 2 1। ठीक है, इसके बाद ये है 5 4 3 2 1। ठीक है, देखिए एग्जाम से रिलेटेड मेरी तरफ से जो 4 पॉइंट्स थे वो बस यही थे। अभी आपका कोई डाउट है क्या एग्जाम से रिलेटेड? पहले बात कर लेते हैं, एग्जाम से रिलेटेड कोई आपका डाउट है? नहीं? और किसी कमेंट में हाँ ये लिख, यस और नो लिख के बता दो। अगर आपको कोई भी है ना, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए कि सर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं समझ में आते, या इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इस तरह का कोई भी डाउट हो आपका किसी भी तरह का। कोई नहीं है? कोई नहीं है? ठीक है, अगर कोई नहीं है, हाँ जी बताइए। ऋषभ के नाम से एक बच्चा था ना, हैंड रेज किया अभी। रईस ने किया शायद, पता नहीं, एक बच्चे ने किया था। कोई भी नहीं है, ठीक है। लोकेश सर क्लास में है अभी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं फिर। ओके सर। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।